कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और आज मैं अपने चैनल पर जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ लर्न करेंगे फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी का नेचुरल साइंस का DSSB का पेपर होने वाला है, तो हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। प्लस जितने भी लोग टीजीटी की साइंस की एंड बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी बायो, यानी कि जिनका बायो और साइंस का सब्जेक्ट है, वो इस चैनल को MCQs के लिए एंड थ्योरी के लिए चूज़ कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि क्वेश्चंस का आप डिफरेंस देखेंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, और मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जो भी चैनल जिन्होंने अभी देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आप लोगों को चैनल दिखता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है ऑल दी नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये कहा जा रहा है जितने भी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हैं तो उनके बारे में क्या सही है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास किसको बिलोंग करते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक है। तो देखिए यहाँ पे मेटल्स तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेटलॉइड्स के बारे में बता दूं। देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटीन है और एंटीमनी SB है, TE, टेलुरियम है। ये सारे जितने भी हैं आपके मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे P ब्लॉक। ओके, तो 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये P ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटलॉइड। इसमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है। तो देखिए अभी भी हमने बात की है, तो सिलिकॉन जो है और गैलियम है, फिर 3 में जर्मेनियम एंड 4 AS एस्टेटीन है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के लिए 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन हम लोग अब सीधे करेक्ट ऑप्शन करेंगे। तो थर्ड है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास जो है ये है ऑल ओट्स आर मिनरल। जितने भी ओट्स हैं वो मिनरल्स हैं। और आपको पता है ऐसे मिनरल जिसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, ओट्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। बिल्कुल आप लोगों को 1 महीने तक फ्रेंड क्या करना है, MCQ की प्रैक्टिस करनी है, अपने रिविजन्स करने हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख। क्वेश्चन 4 में है हमारे पास व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ यूजुअली इवॉल्व्ड इफ़ द एसिड इज़। कहा जा रहा है कि जब नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है अगर एसिड कैसा है। तो अगर एसिड हमारे पास कंसनट्रेटेड है, ओके, अगर कंसनट्रेटेड एसिड है तब ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और देखिए जो रिएक्शंस होती हैं मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ और कंसनट्रेटेड एसिड के साथ वो अलग होती हैं। तो यहाँ पे अगर डाइल्यूट हमारे पास अगर मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से होगी तो क्या होगा, HNO3 से कराने पर जैसे कि मान लीजिए आपका मैग्नीज है, तो मैग्नीज की जब HNO3 से रिएक्शन होती है तो मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है, ओके, एक्वस, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज को छोड़ करके, ओके, 2 मेटल मैं बता रही हूँ, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज को छोड़ करके, ये मैं डाइल्यूट एसिड के साथ बात कर रही हूँ। तो ये जो दोनों हैं ये ऐसे हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ओके, तो ये दोनों में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी रिएक्शन में, लेकिन बाकी किसी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है नाइट्रिक एसिड का, ऐसा इस वजह से होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है इन दोनों मेटल को छोड़ करके, जैसे ही किसी मेटल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, तो हाइड्रोजन गैस जो बनता है वो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है इसको वाटर में, ओके, और खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में या तो फिर NO में। ओके, तो इस तरीके से इसकी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है। नाउ अब हम लोग आगे रिएक्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन 5 है लाइटेस्ट मेटल अमंग दी फॉलोइंग इज। तो ये तो याद करने की बात है कि जो लाइटेस्ट मेटल होता है वो कौन सा होता है। बिल्कुल 5 के लिए हमारे पास 3 करेक्ट है, लिथियम लाइटेस्ट मेटल है।
क्वेश्चन 6, मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मेटल्स को कैसे कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, मेटल को कैसे आप पहचानेंगे। तो बिल्कुल मेटल, सबसे बड़ी बात है कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। घर में जो वायरिंग होती है इसमें कॉपर वायर का यूज़ होता है। आपको मालूम है कि कॉपर एक मेटल है, क्या होता है उसमें से जो है आपका ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें, और इस तरीके से हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम लोग एक बहुत जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक कांच का गिलास लेते हैं और एक मेटल का, स्टील का गिलास लेते हैं, गर्म पानी को हम कांच के गिलास में भी डालेंगे और फिर स्टील के गिलास में भी डालेंगे, तो किससे पानी जल्दी ठंडा होगा। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, जो मेटल है वो क्या करेगा और जो कांच है वो क्या करेगा। ओके, तो जाहिर सी बात है जो कांच का होगा वो इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा, उससे हीट पास नहीं हो पाएगी ओके इतनी जल्दी। और जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील का या स्टील का गिलास होगा उसमें से जल्दी से हीट का जो है वो ट्रांसफ़र होगा अपने एनवायरनमेंट में और वो जल्दी ठंडा कर देगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th इज़ द मेटल दैट डज नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड इज़, ऐसा मेटल जो कि एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है वो कौन सा है। तो ये मरकरी है। मरकरी जो है वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ओके, तो देखिए ये जो मेटल्स होते हैं फ्रेंड, इनकी जो है अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो अगर मैं एक रिएक्शन बताना चाहती हूँ कि जो मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है उसकी बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से मेटल्स जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ये रिएक्शंस करते हैं। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं। क्वेश्चन 8, 2 ml each of concentrated HCl, concentrated and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in the test tube labeled as ABC. A small piece of metal was put in each test tube. ओके, 2 ml जो है कंसनट्रेटेड HCl लिया गया है और कंसनट्रेटेड HCl को जो है मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 लिया गया है। तो नाउ अब यहाँ पे जो है एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ, और जो रेशियो है वो क्या लिया गया इन दोनों का, वो 3:1 लिया गया है और टेस्ट ट्यूब को लेबल कर दिया गया है कि A, B और C। ओके, तो अब इसमें जो है स्मॉल पीस ऑफ मेटल को डाला गया है और उसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं होता है। नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो बी टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ओके बी, ए एंड बी में कोई चेंज नहीं है, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब सी, लेकिन जो सी है उसमें मेटल डिजॉल्व हो जाता है। द मेटल कुड बी, तो देखिए फ्रेंड जब सिर्फ HCl लेंगे तो मेटल डिजॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ HNO3 लिया तो मेटल डिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जब कंसनट्रेटेड HNO3 और HCl का जब मिक्सचर लिया, यानी कि आपका 3:1 का जो रेशियो बन गया, ये एक्वारेजिया या रॉयल वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉयल वाटर या फिर एक्वारेजिया। 3:1 के रेशियो में क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है कंसनट्रेटेड HCl वो 3 होगा और HNO3 जो कंसनट्रेट होता है वो 1 होता है, और ये ही क्या करेगा, गोल्ड को, प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अब आप समझ ही गए होंगे। तो 8th के लिए हमारे पास ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व करेगा और प्लेटिनम को भी डिज़ोल्व करेगा, इट मीन्स कि बोथ 2 and 3। क्वेश्चन 9, स्टूडेंट एडेड अ पीस ऑफ जिंक मेटल, एक स्टूडेंट ने जिंक के मेटल का जो पीस है उसको ऐड किया, ईच टू 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, कंटेनिंग डिफरेंट सोल्यूशन एज गिवन बिलो। ओके, और डिफरेंट सोल्यूशंस थे उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे क्या बताया जा रहा है। नाउ द टेस्ट ट्यूब इन विच नो रिएक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड कंटेन्स, तो ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें कि कोई रिएक्शन नहीं होगा उसमें क्या है, उस टेस्ट ट्यूब में क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा है, किस चीज़ की वजह से, तो देखिए कॉपर सल्फेट की वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में
फ्रेंड जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है जिसमें कि या हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी की सीरीज़ होती है, तो उसमें जो है जो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस किए जाते हैं और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं वो नीचे प्लेस किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। ओके, हाइड्रोजन से नीचे हैं ये और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन से नाउ। और इसके अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करूं तो आप सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है, देन पोटेशियम के बाद फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, देन मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ओके, ये है नाउ। तो नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में है सार्थक टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स। सार्थक ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया ए एंड बी कंटेनिंग पेल ग्रीन सॉल्यूशंस एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। ए में पेल ग्रीन सॉल्यूशन है और बी में ब्लू सॉल्यूशन है। रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस टेकन इन ए एंड बी, तो कौन से सॉल्यूशन लिए गए हैं तो कलर बता दिया गया है। तो यहाँ पे कलर आपको अगर पता है कि किस सॉल्यूशन का क्या कलर होता है तो देखिए फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो पेल ग्रीन होता है, बल्कि ब्लू सॉल्यूशन हमेशा कॉपर्स का होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है। ओके नाउ 11th देखते हैं। केमिस्ट्री लैब इंचार्ज केप्ट जिंक मेटल इन FeSO4 सॉल्यूशन। जो केमिस्ट्री लैब इंचार्ज हैं उन्होंने जिंक मेटल को फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में रखा एंड ऑब्जर्व किया कि अब कुछ समय के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया, ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस हो गया एंड सम ब्राउन पाउडर वाज डिपॉजिटेड ऑन जिंक, और कुछ ब्राउन पाउडर जिंक पर डिपॉजिट हो गया। इन द अबव सेक्शन जिंक मेटल एक्टेड एज, अब जिंक ने कैसा काम किया, इट मीन्स कि उसने आयरन को डिस्प्लेस किया है। तो अब क्या हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अभी मैंने बताया ही है आपको रिएक्टिविटी की जो सीरीज़ है। तो जिंक आयरन से ऊपर आता है, तो जिंक मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए उसने आयरन फेरस सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, उसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 11 के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक जो मेटल है वो रिड्यूसिंग मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन 12, आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द एग्जाम्पल ऑफ अल्कली इज। अल्कली का एग्जाम्पल कौन सा है, तो अल्कली का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। नाउ नेक्स्ट 13, इन विच फॉर्म जिंक मेटल इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। किस फॉर्म में यूज़ होता है ये, तो ये जो जिंक होता है फ्रेंड ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में यूज़ होता है, जिंक के ग्रैन्यूल्स यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 14, while describing the experiment of study of properties of HO and NaOH। ओके, तो उसके बाद by their reaction with zinc metal the teacher told her student that zinc metal shows amphoteric nature। it means that, देखिए एम्फोटेरिक मीन्स कि उसमें वो बेसिक भी है नेचर में और एसिडिक भी है, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है एंड एसिडिक भी। तो देखिए जो जिंक का ऑक्साइड ZnO होता है फ्रेंड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये 2 ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका क्या रिएक्शन जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 14 के लिए। देखिए जो जिंक होगा वो क्या HCl के साथ रिएक्ट कर देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक है नेचर में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। देखिए जब हम लोग ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, ओके यानी मेटलर्जी का क्वेश्चन है ये, तो इसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास एड्जॉर्प्शन होगा। ओके, एड्जॉर्प्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, फ्रॉथ बनता है उसमें, फ्लोट करता है, फिर उसको हटा लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन 16, हाउ डू वी सेपरेट 2 सल्फाइड ओर्स बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड्स। 2 सल्फाइड ओर्स को फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से कैसे हम लोग अलग करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जो फ्रॉथ वाला जो मेथड होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन वाला मेथड, उसमें जो है क्या कहते हैं, होता क्या है, देखिए ये जो मेथड होता है इसको जनरली जो है सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सस्पेंशन होता है पाउडर्ड ओर का, वाटर में
पाउडर्ड ओर का जो है वो सस्पेंशन बना लेते हैं, वो बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो होता क्या है, और जो कलेक्टर्स होते हैं और फ्रॉथ स्टेबलाइज़र, जो फ्रॉथ को यानी झाग को, फेने को जो है वो स्टेबलाइज कर सकें, वो डाला जाता है। तो जो कलेक्टर्स के रूप में जो काम करता है उसमें पाइन ऑयल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, ये कलेक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्हांस करते हैं, क्या इन्हांस करते हैं कि वो भीगा वेट ना रहे, यानी नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल की नॉन वेटेबिलिटी को, यानी कि ना भीगने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इन्हांस करते हैं। और जो फ्रॉथ होता है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है क्रिसॉल और एनेलिन। तो क्रिसॉल और एनेलिन जो होते हैं ये फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं जो आंसर बताना चाहती हूँ वो है बाई एडिंग सोडियम साइनाइड। ओके, तो सोडियम साइनाइड होता है ये। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि दो सल्फाइड और होते हैं, उनको जो है अलग करना होता है इस मेथड से। तो क्या करते हैं, जो प्रपोर्शन होता है ऑयल टू वाटर का, उसको एडजस्ट किया जाता है, या तो फिर डिप्रेसेंट का यूज़ किया जाता है। डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। तो डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, तो ये जो डिप्रेसेंट है, जैसे कि क्या ये यहाँ पे जब डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, तो जब ऐसे और जिसमें कि जिंक सल्फाइड है, मान लीजिए जिंक सल्फाइड और पीबीएस लेड सल्फाइड को अगर अलग करना है, इन दो ओर्स को अलग करना है इस मेथड से, तो हम जो डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं जनरली वो सोडियम साइनाइड का यूज़ करते हैं। तो यानी कि सोडियम साइनाइड यहाँ पे डिप्रेसेंट का काम करता है। ओके, तो फ्लोटेशन जो होता है वो पोटेशियम जो कैरी आउट किया जाता है वो पोटेशियम एथिल जैंथेट कलेक्टर के प्रेजेंस में किया जाता है, और सोडियम साइनाइड और एल्कली जो होता है उसके प्रेजेंस में हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 17 है। 17 इज़ कॉपर पायराइट इज़ कंसनट्रेटेड बाई। कॉपर पायराइट को कैसे कंसनट्रेट करते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसको भी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हैं। Cu2S जो है हमारे पास है, ये पायराइट ओर है नाउ कॉपर का। नाउ एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज, आयरन का जो बहुत इंपॉर्टेंट ओर होता है उसको कहते हैं हेमेटाइट Fe2O3। ओके, Fe2O3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19 इज मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द थ्री डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एंड कार्नेलाइट इज। तो ऐसा मेटल जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट एंड कार्नेलाइट इज। तो ये क्या है, किसका है ये आपका जो ओर है वो क्या, यहाँ पे हमारे पास 19 के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम का होता है। ओके, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एंड कार्नेलाइट तीनों ही मैग्नीशियम के ओर हैं। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास है 20th, द रिएक्शन 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 सल्फेट, तो सल्फर डाइऑक्साइड इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ जिंक इज कॉल्ड। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्साइड में कन्वर्जन हो गया है। तो दिस मेथड जो है वो क्या होता है, रोस्टिंग में ऐसा किया जाता है। ओके, नाउ सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज 21, इन मेटलर्जी फ्लक्स इज सब्सटेंस यूज टू कन्वर्ट। जो मेटलर्जी में फ्लक्स होता है वो क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को फ्यूज़ करते हैं इससे। ओके, तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ टू फ्यूजिबल मटीरियल, सेकेंड करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 22 में है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, इसके जब सल्फाइड ओर से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है Cu2S से, तो द मेटल इज़ फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O इज। तो Cu2O का जब रिडक्शन होता है तो कौन सा मेटल बनता है, तो ये बनता है Cu2S। ओके, नाउ 23, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रेफाइड रॉड इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ग्रेफाइड रोल का क्या काम है इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की, तो देखिए यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है बहुत ही जो हाईली रिएक्टिव जो होते हैं उनका क्या होता है, उनको मेटलर्जिकल मेथड यूज़ किया जाता है उनके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 23 के लिए जो करेक्ट है वो है, ये एनोड की तरह काम करता है। एल्युमिनियम जो है, ग्रेफाइड रॉड जो है एल्युमिनियम, इसमें जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम में ग्रेफाइड रॉड एनोड की तरह वर्क करती है। ऑप्शन ए पहला करेक्ट हो चुका है। नाउ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। 24 का 2 करेक्ट हो चुका है। नाउ 25, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट
द इनकरेक्ट वन इज़, इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। तो ये गलत है आपका, इनकरेक्ट है। तो पहला देखते हैं, कैलामाइन एंड सिडराइट आर कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। मैलेकाइट एंड एज़ोराइट आर ओर्स ऑफ कॉपर, ये भी करेक्ट है। एंड जो कैलामाइन होता है फ्रेंड वो जिंक कार्बोनेट होता है, और यहाँ पे मैलेकाइट एंड एज़ोराइट ये कॉपर के ओर हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एंड जिंक ब्लेंड एंड पायराइट्स आर सल्फाइड्स, ये भी करेक्ट है। तो हमें गलत बताना था, तो अर्जेंटाइट एंड क्यूपराइट आर ऑक्साइड, ये गलत हो गया। नाउ 26 इज़, तो 26 में हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे जो 26 है इसमें क्वेश्चन हमारे पास पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर नॉन मेटल, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हैं। अच्छा, एंड टू स्टेटमेंट है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नाउ अब हमें ऑप्शन चूज़ करना है फॉर 26। तो 26 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही गलत हो गए। कैसे गलत हो गए, डी ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल्स नहीं आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, मेटल्स के ऑक्साइड्स वो बेसिक होते हैं। क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द नॉन मेटल हैव शाइनिंग लस्टर, ऐसा कौन सा नॉन मेटल जिसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे आयोडीन में चमक होती है, ये ऐसा नॉन मेटल है। बाकी तो आपको पता ही है जो मेटल्स होते हैं उसमें लस्टर्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ 28, हैलोजेंस आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज, जो हैलोजेंस होते हैं वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है जो हैलोजेंस होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस तरफ आते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे 28 के लिए जो करेक्ट है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ 29, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटलॉइड्स, जो मेटलॉइड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 वाला करेक्ट होगा, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ 30, तो 30 में है हमारे पास, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स वैरी इन अबंडेंस, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने प्राप्ति में या अबंडेंस में जो है वो वैरी करते हैं। नाउ 2 हमारे पास है, कॉपर वो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। और 3rd है एल्युमिनियम, जो है वो मेजर कंपोनेंट है माइका और क्ले का। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए 30 के लिए हमारे पास जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, इसमें हमारे पास 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। ओके, पहला वाला देख लीजिए और दूसरा वाला भी देख लीजिए। नाउ आयरन हमारे पास, आयरन के लिए बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो आयरन के लिए पहला वाला देखते हैं फ्रेंड, क्या कहा जा रहा है, जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये कि आयरन अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है। नाउ दूसरा क्या है, अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर वेरियस यूजेस मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं और जो उसके बहुत सारे यूजेस हैं इसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नाउ 3rd है, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एज वेल, और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन, बिल्कुल। नाउ हीमोग्लोबिन, ओके, जो ब्लड में होता है पिगमेंट। नाउ एंड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू आयरन, बिल्कुल करेक्ट। तो 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं 32 में है, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखिए कॉलम 1 हमारे पास है मेटल का एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक एंड ओर्स मेलेकाइट, कैलामाइन, सिडराइट, बॉक्साइट। ओके, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एल्युमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट है। ओके, और यहाँ पे जो जिंक का ओर है वो कैलामाइन है, बिल्कुल। एंड यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर का ओर है वो क्या है, मेलेकाइट है, और आयरन का सिडराइट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है हमें, तो 32 के लिए जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 3rd वाला। ओके,
बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 33। तो 33 में हमारे पास अगेन कॉलम 1 है, इसको कॉलम 2 से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देख लेते हैं। नाउ मैलेकाइट, पेंडुलम, कैलामाइन, क्रायोलाइट। अब यहाँ पे हमको मैच करना है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का नंबर कौन सा है 33। अब 33 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो मैलेकाइट है इसका फॉर्मूला है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ओके, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। नाउ पेंडुलम जो है वो किसका बना होता है, निकल स्टील, ओके। एंड कैलामाइन यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, जिंक का और है। एंड जो क्रायोलाइट है वो Na3AlF6 होता है इसका फॉर्मूला। तो नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज़ 34। मोस्ट ऑफ द मेटल्स दोज अकर इन नेटिव स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं जो कि नेटिव स्टेट में होते हैं वो उनके लिए क्या करेक्ट है यहाँ पे। तो 34 के लिए हमारे पास ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ओके, नेटिव स्टेट में रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने अभी 34 क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड, और आप लोग आगे भी जो है जितनी भी प्रिपरेशन है करते रहिएगा फ्रेंड। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दूसरे लोगों तक, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो